आज तेहरान की खुमैनी मस्जिद से खामनेई साहब ने 5 साल बाद जुमे की नमाज में हिस्सा लिया। मुझे याद आ रहा था कि 1985 में जब वो राष्ट्रपति थे, यही जगह थी। एक आदमी ने वहां पर सुसाइड बॉम्बर ने बम एक्सप्लोड किया था, वो बच गए थे। 3 मिनट रुक के फिर उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया था। आज जो उन्होंने बोला है उसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि ईरान को भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। उन्होंने कहा है अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से हमला करेंगे, और अरब देशों को खास तौर पर सावधान किया है कि इजराइल एक के बाद एक सबको निपटाएगा। एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि अमेरिका इन सारी चीजों के जड़ में है, और साथ में उन्होंने कहा है कि इस बार इजराइल बचने वाला नहीं। अगर ऐसे ही इजराइल हरकतें करता रहा तो जल्दी ही उसका वजूद खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यमन की सेनाओं के, हूथी की सेनाओं के सीरिया में घुसने का एक अपडेट आ रहा है। अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यह अपडेट है कि यमन ने सीरिया में अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा भेजा है। यमन ने कल रात को अमेरिका के 3 नेवी जहाजों को नष्ट किया है, ब्रिटेन के एक जहाज को नष्ट किया है। सऊदी में जो मुलाकात हुई थी ईरान के राष्ट्रपति की सऊदी के शाह से, वो काफी सफल रही है। उसके बाद एक बड़ा बयान आया है, और लेबनान के अंदर घुसने की इजराइल की आज की कोशिश भी नाकाम हुई है। ये और इसके साथ जुड़ी बहुत सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, लेबनान, फलस्तीन, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने पूरी दुनिया की खबरें लेकर। आज सुबह सुबह जब नींद खुली और थोड़ी देर बाद ट्विटर देखना शुरू किया तो मुझे एक बारगी लगा कि वाह, गोदी मीडिया हमारा सबसे पहले वो खबर निकाल ले आया जो खबर इजराइल के पास भी नहीं है। जी, लेबनान में हिजबुल्लाह के जो नए चीफ बने हैं सैफियद्दीन साहब, हसन नसरुल्लाह के मरने के बाद उन सैफियद्दीन साहब की हत्या की खबर इस तरह से फैली हुई थी इंडियन गोदी मीडिया में, जैसे बस सैफियद्दीन के ये लोग बगल में बैठे हुए थे। जो ही वो फौत हुए, जो ही उनकी मौत हुई, इन लोगों को सबसे पहले खबर मिली। जाहिर है जब मैंने गोदी मीडिया की ये खबरें देखी, उसके बाद रोज की तरह मैंने इंटरनेशनल मीडिया खंगालना शुरू किया। अमेरिकन मीडिया खंगाला, ब्रिटिश मीडिया खंगाला, द गार्जियन देखा। उसके बाद मैंने कहा चलो इजरायली मीडिया में तो खबर होगी, तो इजरायली मीडिया के पास भी मैं गया। जेरूसलम पोस्ट देखा, टाइम्स ऑफ इजराइल देखा, हारिस देखा, चैनल 12 देखा, जितने सारे वहां के हैं वो सब देख लिया। फिर अल मायदीन भी देख लिया कि चलो ईरान से कोई खबर आई हो। लेबनीज जो न्यूज चैनल्स हैं उनको देख लिया, लेकिन कहीं यह खबर नहीं थी कि सैफियद्दीन साहब के साथ ऐसा कुछ हुआ है। इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट और टाइम्स ऑफ इजराइल में जो हेडिंग बनाई है, बड़ी छोटी सी हेडिंग कहीं किनारे है, उसका लब्बो लुबाब यह है कि इस बार सैफियद्दीन को टारगेट करने की कोशिश की थी इजराइल ने। यानी सारा खेल क्या था कि इजराइल को पता था नहीं कि सैफियद्दीन कहां पे हैं, तो उसने वहां पर कारपेट बॉम्बिंग की थी, और इस कारपेट बॉम्बिंग में उसको उम्मीद थी कि सैफियद्दीन भी वहां कहीं होंगे और मारे जाएंगे। लेकिन यह उम्मीद पूरी नहीं हुई है। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इजरायली मीडिया, आईडीएफ, हिजबुल्लाह, ईरान, कहीं से भी इससे जुड़ा कोई बयान आया ही नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हमारा गोदी मीडिया कितना और किस लेवल का झूठ बोल सकता है। मतलब एक बात तो यह कि इनके पास कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है। कभी भी किसी इंटरनेशनल न्यूज में सबसे पहले या सबसे सही खबर इन सारे के सारे गोदी मीडिया पर आपको देखने को नहीं मिल सकती है। दूसरी बात यह कि इजराइल पे चूंकि मार पड़ी है, ईरान ने हमला किया है, तो किसी भी तरह ये इजराइल को 1 पॉइंट अप दिखाने के लिए पागल हो रहे हैं हमारे इनके जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आईटी सेल वाले हैं, और यहां तक कि हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे आदमी भी, जो कहने को तो मुख्यमंत्री हैं लेकिन जिनका व्यवहार किसी नफरती ट्राल से थोड़ा भी बेहतर नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान आया कि सारे नसरुल्लाह को मार देना चाहिए, शांति के लोग दुनिया में रहने चाहिए, इस तरह के लोग नहीं रहने चाहिए। इस आदमी को पता है, वैसे पता तो सब होगा, लेकिन नफरत जब आपके आंख बंद कर देती है, जब आपके दिल के सारे रास्ते बंद कर देती है, तो पता हो के भी कुछ नहीं पता होता है। कल अल जजीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, और वो डॉक्यूमेंट्री बताती है कि किस कदर फलस्तीन के अंदर इजराइल ने कहर ढाया है। ह्यूमन राइट्स के जितने उल्लंघन हो सकते हैं वो सारे के सारे उल्लंघन किए हैं। 1 साल होने वाला है, और अगर डेटा की बात करें
तो 902 फैमिलीज 902 फैमिलीज को वाइप आउट कर दिया गया है। यानी वो पूरी की पूरी फैमिली, कल जन्मे हुए बच्चे से लेकर दादा तक पूरी की पूरी फैमिली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। जो टाउन रजिस्टर में उनका नाम था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। 902 फैमिलीज, 902 परिवार, जिसमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, प्रोफेसर्स थे, बिजनेसमैन थे, हर तरह के लोग थे, उनको मार दिया गया है। उनका पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया है। 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं फलस्तीन में, जिसमें हजारों बच्चे हैं जिनकी हत्या की गई है। और इनको इजराइल शांतिपूर्ण देश लगता है। इजराइल की एक कहानी मैं पढ़ रहा था अभी। बोरिस जॉनसन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे थे। बोरिस जॉनसन ने अपना मेमोयर लिखा है और उसमें लिखा है कि एक बार नेतन्याहू आया और मेरे पर्सनल वॉशरूम में गया। उसके जाने के बाद जब मैंने जांच कराई तो पता चला कि मेरे पर्सनल वॉशरूम में हियरिंग बग लगा हुआ था। यानी एक ऐसी डिवाइस लगी हुई थी जिस डिवाइस से बोरिस जॉनसन अगर कहीं कोई बात करता है अपने घर में तो वो बात नेतन्याहू को सुनाई दे सके। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के लोग हैं। जो अमेरिका, जो इंग्लैंड इनके ऊपर भरोसा करता है, उसके नेताओं पर भी, उन नेताओं को कई बार ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं। और ये कोई और नहीं कह रहा है, ये बोरिस जॉनसन कह रहा है, जो नेतन्याहू और इजराइल का हमेशा समर्थक रहा है। और हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा को वो बड़ा शांतिपूर्ण आदमी लग रहा है। हिमंता भी बहुत शांतिपूर्ण है, जिनके यहां इतनी सारी हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा हुई है और जिनके बगल में मणिपुर में रोज लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर बयान देने की इनकी हिम्मत नहीं है। ये लोग शांति की बात करेंगे। इजराइल जाकर कहीं भी किसी को मार दे, फलस्तीन में मार दे, ईरान के लोगों को मार दे, सीरिया के लोगों को मार दे, हिजबुल्लाह के लोगों को मार दे, लेबनान के लोगों को मार दे, तो वो शांति के लिए है। लेकिन कोई अगर पलट कर जवाब दे तो इनके हिसाब से वो गलत है। खैर, इनके मन में तो मुसलमानों से नफरत है। ये हसन नसरुल्लाह के अलावा कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं। इनको शायद नहीं पता है कि किस तरह से हसन नसरुल्लाह की फौज ने ISIS से वहां के ईसाइयों को बचाया है, किस तरह से उस इलाके को ISIS के कहर से बचाया है। इन सारी चीजों से इनको क्या लेना देना। ये तो बस नफरत फैला रहे हैं और यहां का गोदी मीडिया बैठ के सपना देख रहा है कि इजराइल अभी उठेगा और एकदम ईरान को खत्म कर देगा। वो तो मैंने आपको दिखाया ही था कि इन लोगों ने तो न्यूज चला दी थी कि दुनिया के नक्शे से ईरान खत्म हो गया। इनका यह सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन अपनी नफरत का सपना देखने के लिए यह हमेशा आजाद हैं। देखते रहें कोई क्या कर लेगा। एक खबर आई है जेरूसलम पोस्ट में। जेरूसलम पोस्ट को आप समझ लीजिए कि जैसे हमारे यहां गोदी मीडिया के अखबार होते हैं, बहुत सारे ऐसे अखबार हैं, आप जानते हैं मैं नाम क्या लूं, वैसे ही ये इजराइल का अखबार है जो हमेशा सरकार की भाषा बोलता है। इस खबर में इन्होंने बताया है कि जो डिफेंस है वो ऑफेंस से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। यानी ईरान ने जो मिसाइलें फेंकी उसमें जितना खर्चा हुआ उससे ज्यादा खर्चा उन मिसाइलों को रोकने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स फेंकी गई, जो ज्यादातर नाकामयाब रही। आप जानते हैं 80% मिसाइलें सही जगह पर गिरी हैं। और अब तो नई खबरें आ रही हैं कि नेवातिम एयरपोर्ट जो उनका है वो किस कदर बर्बाद हो चुका है। लेकिन इनका कहना है कि एक तो अभी बहुत खर्चा आया और आगे अगर हम लड़ाई को बड़ा करते हैं और ईरान हमला करता है तो इन इंटरसेप्टिव मिसाइल्स पर, जिसको आयरन डोम वगैरह लोग कहते हैं, इन पर हमारा खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है। और मैं आपको बता चुका हूं कि मूडी इनकी रेटिंग गिरा चुका है, इकॉनमी इनका सत्यानाश हो चुकी है, ब्रिटेन से तेल अवीव जाने वाले जहाजों पर रोक लग चुकी है। और इस समय जब बहुत कम किराया होना चाहिए था अमेरिका जाने का, तेल अवीव से अमेरिका जाने का जो प्लेन का किराया है वो एकदम से बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग तेल अवीव छोड़कर, इजराइल छोड़कर अमेरिका भाग रहे हैं। ये कंडीशन है अभी इजराइल की। हमारा गोदी मीडिया ऐसा समझता है जैसे इजराइल बस एकदम सर्वजेता है, कभी भी किसी को हरा सकता है, इतनी बड़ी ताकत है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि जब तक अमेरिका हमारी मदद कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अमेरिका ने अगर मदद कम कर दी तो हमारा आयरन डोम किसी काम का नहीं रह जाएगा। उधर ईरान अपनी बातें बिल्कुल क्लियर कर रहा है। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, आप जानते हैं, वो गए थे
दौरे पर गए थे, गल्फ के दौरे पे गए थे, सऊदी अरबिया में गए, कतर में गए, हर जगह वहां के कतर के अमीर से मिले, सऊदी अरबिया के जो शाह हैं उनसे मिले, इन सारे लोगों से मिले। जब उनसे पूछा गया कि जिस समय इतना टेंशन चल रहा है, आप हवाई जहाज से चल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह कि मेरा वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और दूसरी बात, जब मरना है तो शहीद की मौत मरने से बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। अभी ये तो खबर आई रही थी, तब तक खबर ये आई कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी प्लेन से बेरूत पहुंचे हैं, यानी कि लेबनान की राजधानी पर पहुंचे हैं। ईरान ने यह कदम उठाकर बताया है कि हम हर हाल में लेबनान के साथ हैं। जिस समय लेबनान पर लगातार कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, उस समय बिना किसी डर के वहां के फॉरेन मिनिस्टर फ्लाइट में बैठकर बेरूत पहुंच रहे हैं और इस तरह से दुनिया को बता रहे हैं कि ईरान कहीं भी डरा हुआ नहीं है इजराइल से। आप जानते ही हैं कि खामैनी साहब बाकायदा धमकी दे चुके हैं, बाकायदा राष्ट्रपति महोदय धमकी दे चुके हैं कि अगर इजराइल ने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो वो इस बात के लिए तैयार रहे कि इस बार जब हम हमला करेंगे तो वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। देखिए, ये सब जो होता है साइकोलॉजिकल वार का हिस्सा होता है। इजराइल लगातार खबरें ये चला रहा है कि हम उनकी एटॉमिक फैसिलिटी पे हमला करेंगे, हम उनकी आयल पे हमला करेंगे। आप ये सोचिए, अगर आयल फैसिलिटीज पे हमला करते हैं, ये बयान भी लेबनान से आया है कि अगर आयल फैसिलिटीज पे हमला हुआ तो या तो आयल सबको मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा, यानी पूरी तरह से खाड़ी से जो आयल की सप्लाई है वो रोक दी जाएगी, कुछ हथियारों द्वारा रोकी जाएगी, कुछ बातचीत से रोकी जाएगी। और जाड़े आने वाले हैं, अभी लंदन में और बाकी जगहों पर 3-4 बजे दिन डूबना शुरू हो गया है, लगातार बारिश हो रही है और ठंड लगातार बढ़ती जाएगी। उसमें अगर आयल नहीं पहुंचा तो यूरोप की हालत खराब हो जाएगी। जहां तक हमारे इंडिया का सवाल है, हमारे लिए तो दोहरी दिक्कत है। पहली बात तो यह है कि हमारे पास अगर आयल आना कम होगा तो तुरंत पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी, और साथ में चूंकि वो रूट हमारा ट्रेडिंग रूट है और हाइफा पोर्ट तो आप जानते हैं अदानी जी का समझौता है, तो अगर वो रूट डिस्टर्ब होता है तो हमारे लिए ट्रेड भी मुश्किल हो जाएगा, तो हमारी चीजों की कीमतें और बढ़ेंगी। जब हाइफा की बात हो रही है, रेड सी रूट की बात हो रही है, तो हूथी की बात होना जरूरी है। हूथी ने कल रात अकेले एक रात में 3 यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर्स को मार दिया और साथ में एक ब्रिटिश जहाज को भी गिरा दिया। अब हूथी के ऊपर आप जानते हैं इजराइल हमला कर चुका है, अमेरिका हमला कर चुका है, ब्रिटेन हमला कर चुका है। छोटा सा देश है यमन, और वो भी भूख से परेशान। लंबी लड़ाई चली है सऊदी अरबिया के साथ, उसके बावजूद हूथी न केवल रेड सी से अब तक जहाज नहीं जाने दे रहा है, सिंगापुर के पोर्ट पर ढेरों जहाज लगे हुए हैं जो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, बल्कि सीधे तेल अवीव पे हमला कर रहा है। कल की खबर थी कि तेल अवीव पे जो हमला किया है हूथी ने, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है, उसका डायरेक्ट नुकसान हुआ है। उधर इराकी मिलिशिया भी लगातार हमले कर रहा है और जमीनी लड़ाई में इजराइल को लगातार नुकसान हो रहे हैं। आज सुबह की खबर है 17 उसके जो लड़ाके हैं वो मारे गए हैं। और जब इजराइल कहे कि हमारे 17 मारे गए हैं, तो यह आप मान लीजिए कि मरने वालों की संख्या उससे ज्यादा होगी। कल मैंने आपको दिखाया था कि एक टैंक छोड़ के वो लोग भाग गए, उस टैंक की तस्वीरें वायरल हो रही थी। आप सोचिए कि जमीन पर अभी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और यह मैंने बहुत पहले कहा था, अगर आप लोग मेरा चैनल देखते हैं तो मैं लगातार कहता रहा हूं और बहुत दिनों से कह रहा हूं कि जमीन की लड़ाई बहुत महंगी पड़ने वाली है इजराइल को, चूंकि हिजबुल्लाह के पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स नहीं है और उसके पास अपना एयरफोर्स नहीं है, इसलिए हवाई मामले में जरूर ये मजबूत हैं, लेकिन जमीनी लड़ाई में इनका बुरा हाल होना है। अमेरिका में किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, कितनी गंदी पॉलिटिक्स चल रही है, उसको समझना है तो 2 खबरें पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा ट्रंप के ऊपर कुछ दिन पहले एक हमला हुआ था और कहा गया था उसको जान से मारने की कोशिश की गई है। कान के पास से निकल गई थी गोली, कान पे कई दिनों तक पट्टी वगैरह लगाकर ट्रंप घूम रहे थे। उस समय यह आरोप लगाया गया था कि ईरान ने ट्रंप को मरवाने की कोशिश की है। अब यह खबर आ रही है कि यह पूरा का पूरा खेल ईरान को बदनाम करने के लिए FBI का था। आप सोचेंगे ईरान को क्यों बदनाम करना है, क्योंकि इजराइल को सपोर्ट करना है। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है, दरअसल इसी बहाने इजराइल के ऊपर लगातार प्रेशर बना रहा था अमेरिका हमला करने के लिए हिजबुल्लाह के ऊपर, यानी कि लेबनान के ऊपर। आप खेल देखिए, कल लेबनीज जो
फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया, टीवी पर इंटरव्यू आया, और उसके पहले भी कह चुका है, ईरान भी कह चुका है कि वेस्टर्न कंट्रीज लगातार चाहती थी, कह रही थी कि सीज फायर हो जाए, और नसरुल्लाह साहब अपनी मौत से कुछ पहले सीज फायर के लिए, एक दिन पहले सीज फायर के लिए तैयार हो गए थे। यानी एक तरफ अमेरिका यह भरम दे रहा था हम तुम्हारा सीज फायर करवा रहे हैं इजराइल के साथ, इसलिए ज्यादा अटैक ना करो, और दूसरी तरफ नेतन्याहू को प्रेशराइज कर रहा था कि लेबनान के ऊपर अटैक करो। जब हिजबुल्लाह ने मान लिया कि हम सीज फायर के लिए तैयार हो जाएंगे, वो यही चाहते थे कि फलस्तीन में जो खूनी खेल चल रहा है वो रुक जाए, उस मौके का फायदा उठाकर इजराइल ने हसन नसरुल्लाह की हत्या कर दी। यानी कि यह सारा जो खेल था अमेरिका को पता था, और अमेरिका के पीठ पीछे नहीं बल्कि अमेरिका के डायरेक्शन में हो रहा था। इस तरह से धोखा देकर हसन नसरुल्लाह को मारा गया, उनको पहले फंसाया गया, कहा गया कि सीज फायर के लिए आप तैयार हो जाइए। जब उन्होंने कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। साफेदीन साहब को यह पूरी कहानी पता है, इसलिए वो इजराइल पर या अमेरिका पर किसी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होंगे। यह बात कोई भी समझ सकता है, और हमारा गोदी मीडिया कितना भी हल्ला मचा ले, खबर उसके पास बहुत देर से पहुंचेगी। हां, झूठ वो लगातार बोलता रहेगा, यह तय है। उधर इजराइल ने रशियन ठिकानों पे जो सीरिया पे हमला किया है, उसमें दो खेल किया है। पहला तो सीरिया के रशियन ठिकानों पर हमला किया है, दूसरा सीरिया और लेबनान के बीच जो रास्ता है उस रास्ते पर बॉम्बिंग की है, जिससे फिलहाल वो रास्ता बंद है। अब रशिया एक तरफ ईरान को हथियार लगातार भेज रहा है, लेबनान को उसने हथियार भी भेजा है, राहत सामग्री भी भेजी है, और अब जब उसके ठिकानों पर सीरिया पर इजराइल ने हमला किया है, बहुत मुमकिन है कि अपने ठिकानों को बचाने के लिए रशिया जो सीरिया में उसके ठिकाने हैं वहां से इजराइल पर हमला करे। रशिया को छेड़कर मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल ने अब तक की सबसे बड़ी गलती की है। आगे क्या होता है यह देखना होगा, लेकिन इस बीच में यह खबर तो लगातार आई है कि फाइटर प्लेन्स और इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स होती हैं, एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है, वो बेहद मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम रशिया ने ईरान को अवेलेबल कराया है, ताकि अगर इजराइल हिमाकत करे वहां तक जाकर बम गिराने की, तो उसके जहाजों को पहले ही रोका जा सके, खत्म किया जा सके। और मैं जो बार बार कह रहा हूं कि जितने सारे मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उतना ज्यादा तीसरे वर्ल्ड वार का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके बीच एक अच्छी खबर यह है, अगर सही साबित हो तो, वो खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति ने जो अरब मुल्कों का दौरा किया है, उसके बाद अरब मुल्क भी ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल और ईरान की सीधी जंग होती है तो हम किसी के साथ नहीं आएंगे। होना तो ये चाहिए था कि कहते ईरान के साथ आएंगे, लेकिन फिलहाल ये कहा है कि हम किसी के साथ नहीं आएंगे, जिसका मतलब ये है कि वो इजराइल के साथ नहीं आएंगे। अगर अपनी जबान पर वो कायम रहते हैं तो यकीन जानिए कि इजराइल के लिए हर तरफ से मुश्किलें आने वाली हैं। हालांकि अपनी जबान पर कायम रहेंगे नहीं रहेंगे ये अभी कह पाना मुश्किल है। हां, सऊदी में जब थे वहां के राष्ट्रपति ईरान के, तब सऊदी के शाह का एक बड़ा बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हमारे बीच जो भी मनमुटाव है उसको 100% पूरी तरह खत्म करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आज उसको हम पूरी तरह खत्म करेंगे। ये बड़ा बयान है। अगर अरब मुल्कों को यह एहसास होता है कि इजराइल को उन्होंने इतना ही खुला छोड़ दिया तो कल को उनके अपने वजूद पर दिक्कत आ सकती है, और वो किसी भी तरह से एक साथ खड़े होते हैं तो यकीन जानिए इजराइल के लिए ऑपरेट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और एक आखिरी खबर जो बेहद इंपॉर्टेंट खबर है, जिसको जानना बहुत जरूरी है, वो भी यमन से है। आप जानते हैं कि एलन मस्क जो ट्विटर चलाता है, जिसने ट्विटर का नाम बदल के एक्स कर दिया है, वो स्टारलिंक नाम की भी एक कंपनी चलाता है जो इंटरनेट की सेवाएं देती है। और उसने फलस्तीन में भी जो गजा पट्टी है वहां पर भी उसने स्टारलिंक की सेवाएं दी थी, और कहा यह जा रहा था कि स्टारलिंक के थ्रू वहां पर जो जासूसी की गई है उससे बहुत जगहों पर गजा का नुकसान हुआ है। स्टारलिंक ने अब घोषणा की है कि मिडिल ईस्ट में सबसे पहले वो जिस मुल्क में अपनी सर्विस देने जा रहा है वो है यमन, और वहां पर जो अमेरिकी काउंसलेट हैं उन्होंने कहा है कि यह बहुत बड़ी खबर है। जहां तक एलन मस्क का सवाल है, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आपने उसकी फोटो देखी है, वो लगातार इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ करता हुआ आपको नजर आएगा। अमेरिकी इलेक्शंस में वो ट्रंप के साथ खड़ा है, इसीलिए यमन में आखिर वो स्टारलिंक क्यों दे रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। एक खतरा यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हूथी को जब कहीं से नहीं हरा पाए तो यमन में स्टारलिंक की सर्विस देकर उसके सारे सीक्रेट्स की जासूसी करके उसको नष्ट करवाने का कोई इरादा है, इसीलिए वहां पर
बहस शुरू हो गई है कि यमन या हूथी वहां पर स्टारलिंक सर्विस शुरू करने देंगे या नहीं करने देंगे। खासतौर पर जिस तरह का पेजर विस्फोट हुआ था उसके बाद यह खतरा और बड़ा हो गया है। अब यमन इस पे क्या निर्णय लेता है, इजराइल ईरान के बीच में क्या होता है, इजराइल आक्रमण करता है तो कहां करता है, इसका जवाब क्या होता है, रशिया किस तरह से इंटरवीन करता है, ये सारी खबरें आने वाले दिनों में बेहद इंपॉर्टेंट होंगी और जैसे जैसे खबरें आएंगी उनके एनालिसिस लेकर मैं आपके पास आऊंगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।